चलेंगे इस वक्त आपको गड़ी खुदाबख्श जहां मरियम नवाज का खिताब जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीडीएम के मोहतरम कायदीन, मोजा भाईरो, मोजो भेनरो, पीपल्स पार्टी के जियालो, मोहतरमा शहीद और भुट्टो शहीद के मानने वालों, सिंध धरती के बेटों, आपको सिंध की बेटी, सिंध की बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अजमा सिंध जे अमन जे सरजमीन ते आई आया। लाड़काना वालों, आज आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ आपके लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई है। जिस मोहब्बत, शफकत और इज्जत से आपने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खसूसी तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई उसका, अपनी बहनों आसिफा का, बख्तावर का और अदी फरियाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अपनायत से, अकीदत से, मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया। कल जब मैं, बहुत लंबा सफर था लाहौर से, उसके बाद यहाँ सखर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन था, तो मैं बहुत लेट पहुंची। लेकिन जब मैं रात के 1:30 बजे नोडेरो हाउस पहुंची तो मैंने देखा कि रात के 1:30 बजे सर्दी में मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और अदी फरियाल मुझे लेने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े थे। बिलावल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जरदारी साहब मुझे सुन रहे हैं तो जरदारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अपने घर में ठहराने का भी शुक्रिया। मुझे अब एक बात याद आ रही है कि जब बिलावल भुट्टो ने पिछली दफा मुझे कराची में कारसाज के जलसे में बुलाया था, तो सुबह मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे कमरे पर हमला कर बिलावल भुट्टो जरदारी के मेहमानों को उठाकर ले गए। तो मेरा ख्याल है इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सोचा होगा कि मैं मरियम को अपने घर पे रखता हूं ताकि मैं आज मरियम के दरवाजे पे कोई हमला ना कर सके। मुझे आज खुशी भी है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी देने आई हूं, लेकिन मुझे अफसोस भी है, दुख भी है कि पाकिस्तान की नहीं
हाथ से जान गंवाना पड़ी। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला भुट्टो साहब के, बेनजीर भुट्टो के दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। मैंने सुना था कि सिंधियों के दिल भी बड़े होते हैं और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े होते हैं। और आज आपने ये बात साबित की कि हाँ, सिंध के दिल भी बड़ा है और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े हैं। शाबाश। लाड़काना वालों, बीबी शहीद की मौत का जख्म सिर्फ आपके दिलों पर नहीं लगा। बीबी शहीद की मौत का दुख सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है, शहीद बीबी की मौत का जख्म हमारे दिल पर भी लगा है। आज 13 साल बाद भी ना सिर्फ ये कि हम आपके दुख में शरीक हैं, बिलावल भुट्टो के दुख में शरीक हैं, बल्कि बेनजीर की मौत जो है वो पाकिस्तान का कौमी सानिहा है, जिसका दुख आज भी हमारे दिलों में ताजा है। और मैं चाहती हूं एक शेर के जरिए, और वो शेर है जो मुझे कभी अड्याला जेल में जब फेंका तो मुझे वो शेर याद आता था। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। भुट्टो के कातिल और बेनजीर भुट्टो के कातिलों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन उनको चाहने वाले यहां हजारों लाखों की तादाद में आज भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब टीवी पर ये खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर आई कि मोहतरमा पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मेरे वालिद नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त पिंडी में मौजूद थे, तो वो सीधा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वो शायद उन चंद पहले लोगों में से थे जिनको डॉक्टर्स ने मोहतरमा के शहीद हो जाने की खबर दी। तो ये खबर सुनकर न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिसको कैमरा ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया, बल्कि वो बाहर आए और पीपल्स पार्टी के जियालों को उन्होंने सीने से लगाया और उनके दुख को उनके साथ उसी वक्त बांटा। और मैं उस दिन घर से बाहर थी कहीं लाहौर में, तो मेरी वालदा का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मरियम तुम कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई है। तो मैं जब अपने घर वापस पहुंची तो मेरे दादी के कमरे में मेरी पूरी फैमिली जमा थी और हमारे घर में सोग का सामान था, सोग का समा था और सब इस तरह वहां पर रो रहे थे, मेरी वालदा समेत, कि जैसे हमारे खानदान का कोई फर्द दुनिया से रुखसत हो गया हो। आज भी 13 साल हो गए। मैं जानती हूं
मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों बहनों, मैं जानती हूं कि मां को खो देने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपनी मां खोई है। मेरी मां भी उस वक्त अल्लाह ताला को प्यारी हो गई जब मैं जेल की काल कोठरी में थी। लेकिन और मां का दुख, यकीन जानो, मां का दुख आज भी मेरे दिल में उसी तरह ताजा है जिस तरह 2.5 साल पहले था। लेकिन जब मैं बिलावल भुट्टो को देखती हूं तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने तो फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल अपनी वालदा के साथ बिता लिए थे। इसने तो बहुत बचपन में अपनी वालदा को खो दिया। और मैं एक और सियासी निस्बत के अलावा बेनजीर भुट्टो शहीद से मेरी एक और निस्बत है। आज मैं जियालों से अपने दिल की बातें कर रही हूं। ये बातें मैंने कभी किसी से नहीं की, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के जियालों से आज ये बातें करूंगी इंशाल्लाह। और वो ये है कि बेनजीर भुट्टो से मेरी सियासी निस्बत तो है, वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। हर खातून का, हर औरत का, हर बेटी का फख्र थी। लेकिन मेरी उनसे निस्बत बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत की भी है। वो बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। और इसी तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बाप के नजरिए के लिए, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नजरिया है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने का नजरिया है, अगर मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नजरिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा, तो मेरी नजर में वो एक बहुत हकीर नजराना होगा। और जिन दिनों मीसाके जमहूरियत बन रहा था तो बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब, उन दिनों हम जद्दा में जिला वतन थे। तो मेरी पहली मुलाकात थी बेनजीर भुट्टो शहीद से। जियालो उस दिन 3 घंटे मोहतरमा मेरे साथ बैठी रही। हमने खाना भी इकट्ठे खाया, चाय भी इकट्ठे पी और बहुत सारी बातें हमने इकट्ठे की। उन्होंने भी मुझसे दिल की बातें की, मैंने भी उनसे दिल की बातें की। और फिर मीसाके जमहूरियत, जिसको अंग्रेजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वजूद में आया। यही थी वो सियासी इक़दार कि आज सियासी हरीफ होने के बावजूद, सियासी और इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद, आज पीडीएम की क़यादत एक स्टेज पर एक फैमिली के अरकान की तरह इकट्ठी है। ये है वो सियासी इक़दार जिनकी शुरुआत मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। ये सिर्फ एक मिसाक नहीं था, ये सिर्फ कागज के चंद टुकड़े नहीं थे जियालो, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख और पाकिस्तान की सियासी रास्ते का रुख मोड़ने वाला फैसला था, जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं, बिलावल और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। सियासतदानों से, सियासी जमातों से माजी में जो गलतियां हुई और उन गलतियों का फायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया, तो उनका अजाला भी
फिर वो सियासतदान सब सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने सोचा कि ये साजिशें अब नहीं चलेंगी। उन्होंने उन्हीं गलतियों का जो हमसे हुई थी, सियासतदानों से हुई थी, सियासतदानों ने खुद उन गलतियों का अजाला भी किया और जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जाती रही थी उसको उन्होंने कहा कि अब ये हम नहीं करेंगे। और उसी का समर आज पाकिस्तान को मिला। पहली बार ये हुआ कि जमहूरी हुकूमतें, आपके वोट से आने वाली हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो बहुत सारे लोगों को यह था कि वो हुकूमत गिराई जाए, तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा नहीं, अपनी पार्टी में भी उस राय को कुचला और कहा कि नहीं, ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और अवाम और हुकूमतों में लाना और ले जाना सियासी जमातों का नहीं, अवाम का काम है। और जब सियासी जमातें अपनी हुकूमतें पूरी करने लगी, जब जमहूरियत पनपने लगी, तो कुछ कुव्वतों को जिनको डिवाइड एंड रूल सूट करता था उनको तकलीफ होने लगी। तो फिर हमने देखा कि सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद उसी सियासी जमात में से एक इंसान जो 22 साल दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली, फिर उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद 2.5 साल के बाद, जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी डिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। और जब उसकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो महंगाई हो रही है और उस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कमाल डिटाई से खड़ा होके कहता है खुदकुशियां हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। लाड़काना वालों, नौडेरों वालों, ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। बोलो चलेगा? ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आईन तोड़े तो भी मासूम, कोई सियाचिन गवा दे तो भी मासूम, कोई कश्मीर का मुकदमा हार बैठे तो भी मासूम, कोई अपना हल्फ तोड़कर सियासत में दखल अंदाजी करे तो भी मासूम,
कोई अपने मुखालिफिन को कत्ल करा दे तो भी मासूम, कोई अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डालकर उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दे तो भी मासूम, कोई अरबों रुपए की करप्शन करे। पिज्जा वाले को जानते हो ना? क्या नाम है पिज्जा वाले का? आवाज नहीं आई, ऊंची बताओ, क्या नाम है पिज्जा वाले का? और जोर से लाड़काना वालों, क्या नाम है पिज्जा वाले का? कोई सरकारी मुलाजिम होकर भी अरबों खरबों रुपए के असासे बना ले तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हो, गोलियां उतरे तो सियासतदानों के सीनों और सरों पर उतरे, 100-100, 200-200 पेशियां भुगते तो सियासतदान भुगते, जेल की काल कोठरियों में मौत के दहाने तक पहुंचा दिए जाएं तो सियासतदान पहुंचा दिए जाएं, बहू बेटियों को घसीटा जाए अदालतों में, जेलों में, तो सियासतदानों की बहू और बेटियों को घसीटा जाए, मीडिया पर सर्कस लगे तो सियासतदानों के खिलाफ लगे, किरदार कुशी हो तो सिर्फ सियासतदानों की हो। लेकिन याद रखो कि नजरिए को फांसी नहीं लग सकती, नजरिए को जलावतनी नहीं हो सकती, और ये इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है, लेकिन के कोने कोने में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के नाम लेवा हैं। और आईन के कातिल और बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल मुशर्रफ, उसको पाकिस्तान में लाने की बात तक नहीं होती। नवाज शरीफ को तो तुमने इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन तुम्हारी ना इतनी जुर्रत है, ना तुम में इतनी गैरत है कि तुम बेनजीर भुट्टो के कातिल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना तो दूर की बात है, तुम तो वो बात भी नहीं कर सकते, इतने डरपोक आदमी हो। जिस अदालत में मुशर्रफ को आईन रोंदने की जो उसने गुनाह किया था, उस पर उसने मुशर्रफ को जब फांसी की सजा सुनाई तो लाड़काना वालों, उस अदालत को जिसने कमाल बहादुरी दिखाते हुए बेनजीर भुट्टो के कातिल और आईन पाकिस्तान के कातिल मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, उस सजा सुनाने वाली अदालत को ही फांसी चढ़ा दिया गया। बोलो, मानते हो इस नाइंसाफी को? मगर याद रखो कि मुशर्रफ आज मुल्क में वापस नहीं आ सकता। मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के दरवाजे बंद हैं और बंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आईन रोंदने के जुर्म में मुशर्रफ को फांसी देने वाला वो बहादुर जज जस्टिस वकार सेठ, जो अब अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, उसके आईन को सरबुलंद रखने के जुर्रतमंदाना फैसले को पाकिस्तान की अवाम न सिर्फ याद रखेगी बल्कि जिंदा रखेगी इंशाअल्लाह। पीडीएम की क़यादत यहां पर मौजूद है, सब बड़े बड़े लीडरान यहां पर मौजूद हैं। पीडीएम वो तहरीक है जिसने तमाम सूबों को आईन के साए के नीचे जमा किया है। सब, चाहे वो बलोचिस्तान है या वो सिंध है या वो पंजाब है या वो खैबर पख्तूनख्वा है, सब माशाअल्लाह आईन के झंडे के नीचे जमा हैं।
और एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। बोलो लाड़काना वालों, इमरान खान को एनआरओ दोगे? क्या इमरान खान को एनआरओ देना चाहिए? एक शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अकेला, नाकाम है, हारा हुआ है, इसलिए अब किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है, कभी कोई अपना मैसेंजर भेजता है। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। तुम जानते हो कि किसको कहना है कि एनआरओ नहीं देना। सुनाता कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है, जानते हो ना? इस महंगाई को घर भेजने के लिए इमरान खान को घर भेजना बहुत जरूरी है, ये सुन लो। जब तक ये नालायक हुकूमत घर नहीं जाएगी, यकीन मानो लाड़काना वालों, आपके घरों के चूल्हे नहीं जल सकते। इसलिए पीडीएम का साथ दो और इस नालायक और नाअहल इमरान खान को घर भेजो। साथ हो ना? और फिर कहते हो कि ऑपोजिशन फौज को बदनाम कर रही है। ऑपोजिशन जब महंगाई की बात करती है तो कहते हो ऑपोजिशन फौज को बदनाम कर रही है। ये पहला सियासतदान है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने इंडिया जाकर वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, इसने इंडिया जाकर पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के खिलाफ बात की थी। ये वो पहला सियासतदान है और पहला जाली वजीर आजम है जिसने वजीर आजम बनकर जब ये अमेरिका गया तो अपनी फौज और आईएसआई पर हमले किए। पाकिस्तान की याददाश्त कमजोर नहीं है। आज तुम ऑपोजिशन को ये मत कहो कि ऑपोजिशन फौज के खिलाफ बात करती है। ऑपोजिशन और पाकिस्तान की आवाम के पास तुम्हारी वो सब वीडियोस मौजूद हैं जिसमें तुमने फौज के ऊपर सीधे सीधे हमले किए हुए हैं। और एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। और जब रोटी, अभी किसी ने महंगाई की बात की थी ना, जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब आटा 90 रुपए किलो हो जाता है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब एलएनजी पर ये 122 अरब का डाका डालता है, एलएनजी को टाइम पर सस्ती एलएनजी नहीं मंगवाता, और आपको जब महंगी एलएनजी मिलती है, आपके घरों में जब गैस की शॉर्टेज होती है और चूल्हे नहीं जलते, और जब अवाम का ये महंगाई से कचूमर निकालता है
तो कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है, तुम ज्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करो। फौज की पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद कराने और उनसे सियासी इंतकाम लेने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए तुम फौज को सियासत में घसीटते हो। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नाअहली की वजह से कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी और नाअहली और नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से सियाचिन पे खड़ा फौजी ये सोचता है कि मैं दिन रात इधर अपने वतन अजीज की खातिर खड़ा हूं, लेकिन इस साल मेरी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और मेरे घर में चूल्हे की आग ठंडी हो रही है। और फिर कहते हो कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। किसको सुना रहे हो ये? अवाम तो तुम्हें लेकर नहीं आई, तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दवाई भी महंगी हो गई है ना। ये सुनो, खुदा के वास्ते बेरहम आदमी इमरान खान, ये सुनो कि अवाम किस तरह बिल बला रहे हैं। मुझे पता है कि जो दवाई आज से 3 साल पहले 200 रुपए की थी, अब 500 रुपए की है, 600 रुपए की है। मैं जानती हूं। मैं जानती हूं लाड़काना वालों, मैं जानती हूं कि गरीब के लिए अब दवाई खरीदना भी मुश्किल है। मैं जानती हूं, मेरा दिल आपके साथ धड़कता है और यकीन जानो कि इंशाअल्लाह ताला ये जब अवाम इसको घर भेजेगी और आपकी मुंतखब हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए दिन रात हम सब मिलके आपकी खिदमत के लिए दिन रात एक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कहते हैं कि ये फौज को कहते हैं कि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टो। नहीं, हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। हम सिर्फ सेलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ, और जब तुम इससे पीछे हट जाओगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने, हम जाने और इमरान खान जाने। क्या अवाम का रोजगार छिनता रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो मंजूर है? क्या तरक्की रुकी रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो मंजूर है? क्या महंगी होती रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो लाड़काना वालों, मंजूर है? क्या गरीब का चूल्हा बंद रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो लाड़काना वालों, नहीं नहीं नहीं। आटा, बिजली, गैस लूट मार तुम करो इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो लाड़काना वालों, क्या ये बात सही है या नहीं सही? तुम्हारी हालत काबिले रहम है। देखो, एक मजे की बात बताती हूं, तुम्हारी हालत काबिले रहम है। मर्दान के रैली के अंदर बिलावल भुट्टो नहीं आ सका तो उस दिन इसकी जो ज़हनी हालत है इमरान खान की, इतना कमजोर है ये आदमी
कि ये दूरबीन लगाकर पीडीएम के जलसे देखता है और स्टेज पे दूरबीन लगा देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है, कौन सा नहीं बैठा। और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। और फिर कहता है कि इन बच्चों की अहलियत क्या है। मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत, तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और एक और बात, इसलिए कि ये बच्चे आज तारीख की सही सिमत में खड़े हैं और तुम अकेले इसलिए हो। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। बड़ों से जाकर इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो, पाकिस्तान की आवाम तुमसे ज्यादा सियानी है। इन बच्चों की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि इन बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। तो आखिर में इंशाअल्लाह पीडीएम के अंदर फूट डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब तुम दिल में लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से रुखसत हो जाओगे। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जंग पीडीएम से नहीं है, तुम्हारी जंग इन 22 करोड़ अवाम से है जिनके ऊपर तुम बिजली और कहर बन के टूटे हो। और ये जंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं। ये जंग मैं आज ऐलान करती हूं कि ये जंग ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो। आखिर में एक दफा फिर चलो एक बात लाड़काना वालों मुझे बता दो कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीडीएम आपको इस्लामाबाद आने की कॉल देगी तो आओगे? और जोर से आओगे? मेरी जो माएं, बहनें, बेटियां, सिंध धरती की बेटियां यहां पर खड़ी हैं, मैं उनको मोहब्बत भरा सलाम अर्ज करती हूं। मैं एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लाड़काना के अवाम का और सिंध की धरती के गयूर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। सिंध धरती जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, लाड़काना के अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत के मतवाले जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।